वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या रेस्पिरेशन में हमने कल पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बदलेगा। इस प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलाइसिस बोला था। क्या बोला था? ग्लाइकोलाइसिस बोला था। पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में बदलेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए NADH FADH2 का फॉर्मेशन करेंगे। इससे क्या बनेगी? ATP बनेगी, एनर्जी बनेगी। इसे हमने ग्लाइकोलाइसिस बोला था, इसे हमने लिंक रिएक्शन बोला था। लिंक रिएक्शन बोला था, इसे क्रैब साइकिल बोला था। क्रैब्स साइकिल बोला था या डीसी साइकिल बोला था। इसे हमने क्या बोला था? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS बोला था। यही था। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। आज हम क्या शुरू करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। आज हम शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए तो पहले ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक शब्द है। ग्लाइकोलाइसिस कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड जो दो वर्ड ग्लाइको प्लस लाइसिस से बना हुआ है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी टूटना। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज का टूटना। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज का टूटना। इसे EMP पाथवे कहते हैं। EMP पाथवे कहते हैं। EMP क्यों? क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। एक थे एम्बेडन, एक थे मेयरऑफ, एक थे पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट ने एम्बेडन, मेयरऑफ और पार्नस ने इसे खोजा था। एम्बेडन, मेयरऑफ, पार्नस से खोजा था, इसलिए इसे EMP पाथवे कहते हैं। कौन सा पाथवे कहते हैं? EMP पाथवे। अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही CO2 का सिंथेसिस होता है। ना तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ना CO2 का सिंथेसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिला है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। इसे EMP पाथवे कहते हैं क्योंकि एम्बेडन, मेयरऑफ और पार्नस ने इसकी खोज की थी। इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, CO2 का सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, या एनारोबिक, जो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया है कोई भी है, उसमें भी ये प्रेजेंट होगा। प्लस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी प्रेजेंट होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी प्रेजेंट होगा। इसे यूनिवर्सल साइकिल भी कहते हैं। यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं, यूनिवर्सल साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो यीस्ट है, चाहे वो प्लांट्स है,
चाहे वो एनिमल्स है, सब में पाया जाता है। इसे यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया, यीस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स सब में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, CO2 का सिंथेसिस नहीं होता। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों करने वाले ही इसमें ये पाथवे पाया जाता है। दोनों करने वाले एनिमल्स में या प्लांट्स में पाथवे पाया जाता है, पाथवे प्रेजेंट होता है। इसी एएमपी पाथवे भी कहते हैं कि एमडन मेयर ऑफ पार्टनर्स ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसकी क्या की थी, खोज की थी। थोड़ा सा इसको आगे देखो। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है, कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज बदलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज किसमें बदलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन। इसमें एक एटीपी टूटेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी का फॉर्मेशन होगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी का फॉर्मेशन होगा। ये ग्लूकोज, ये ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप है। इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम पार्ट लेगा। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या लेगा, पार्ट लेगा। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या लेगा, पार्ट लेगा। तो सबसे पहली स्टेप में एटीपी टूटेगा। सबसे पहली स्टेप में एटीपी टूटेगी। एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ये पहली स्टेप होगी। इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या लेगा, पार्ट लेगा। अब बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा, आइसोमेरिज्म होगा। यहां पे आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा। आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा। आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। ये बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी एटीपी टूटेगा। कौन टूटेगा, एटीपी टूटेगा। वापिस एनर्जी खर्च होगी। यहां एनर्जी खर्च हुई, फिर यहां एनर्जी खर्च हुई, या फिर एटीपी टूटेगा। यहां फिर एटीपी खर्च होगा। एटीपी बनेगी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। यहां जो एंजाइम काम में आएगा, यहां जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम आएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम में आएगा। देखा जाए तो पहली जो रिएक्शन होगी वो इरिवर्सिबल थी। दूसरी रिएक्शन रिवर्सिबल है, चेंज हो सकती है। तीसरी रिएक्शन फिर इरिवर्सिबल है। तो यहां पे क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एटीपी यूज हुई और हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम आया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेरिज्म हुआ, आइसोमेरेज एंजाइम काम आया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था
उसमें एल्डिहाइड समूह है, एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड समूह है। और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये कौन सी शुगर है? कीटोन शुगर है। एल्डिहाइड कीटोन में बदल गया, एल्डिहाइड कीटोन में बदल गया। यहाँ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का मतलब क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में दो प्रोडक्ट बनाएगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा। एक बनाएगा DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक तो DHAP बनेगा और एक क्या बनेगा? 3PGAN, 3-फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। पहली रिएक्शन थी, ठीक है, जिसमें ATP का यूज हुआ, क्या बना? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दूसरी रिएक्शन में आइसोमेरिज्म हुआ। तीसरी रिएक्शन में फिर ATP यूज हुआ, ठीक है, तीसरी रिएक्शन में फिर ATP यूज हुआ और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम में आया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम में काम आया। ये जो रिएक्शन है जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में चेंज हुआ, ये जो रिएक्शन है ये रेगुलेटिंग एक्शन है, रेगुलेटिंग एक्शन है। मेन रेगुलेटरी रिएक्शन कौन सी है? ये वाली है। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में एक रिएक्शन जो सबको रेगुलेट कर रही है वो ये रिएक्शन है, जिसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम में है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, या एल्डोलेज एंजाइम काम में है। एक तो बना DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक बना 3PGAN, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये आपस में चेंज हुई, ये चौथी रिएक्शन थी और ये आपस में चेंज इस तरह से। ये आगे पांचवी रिएक्शन, ये क्या सी रिएक्शन आ गई? पांचवी रिएक्शन आ गई। इसमें एंजाइम काम आएगा आइसोमेरेज, आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम काम आएगा। अब हमारे पास क्या बना? 3PGA बना, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3PGA बना। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, 3PGAN, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये बना, ये और ये 2 मोल, बाकी सब 1 मोल है। ये 2 मोल बना, 2 मोल। अब क्या होगा? एक तो 2 फॉस्फेट्स में यहां से अंदर आएंगे, 2 फॉस्फेट्स में यहां से अंदर आएंगे आगे से। और क्या होगा? यहां से NAD, NADS में बनेंगे, 2 मोल है तो 2 मोल ये आएंगे,
ये देखो 2 मोल है तो 2 मोल ये NADH का फॉर्मेशन होगा, NADH का फॉर्मेशन होगा। तो अब क्या बनेगा, देखो एक तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गए, 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गए, एक यहां से फॉस्फेट समूह में आ गया। पहले 3 नंबर पे फॉस्फेट समूह था, अब किस पे आ गया, 1,3 आ गया, तो 1,3 डाइफॉस्फो आ गया। पहले तो क्या आ गया, 1,3 डाइफॉस्फो आ गया, 1,3 डाइफॉस्फो आ गया, 1,3 डाइफॉस्फो आ गया, क्योंकि 2 फॉस्फेट समूह अंदर आ गए, 2 ही मॉलिक्यूल है, तो 1,3 डाइफॉस्फो आ गया। ग्लिसर एल्डिहाइड नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एसिड बन गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। एल्डिहाइड से जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड से जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड बनेगा, एसिड बनेगा, ग्लिसरिक एसिड। पहली रिएक्शन इरिवर्सिबल, तीसरी रिएक्शन इरिवर्सिबल, बाकी सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब तक क्या बना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ये भी 2 मोल बनेंगे। ये कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। ये कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। दो मोल बनेंगे और यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 एटीपी का फॉर्मेशन है। 2 मोल है तो एटीपी भी कितने बनेंगे, 2 मोल। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अब काम में आ गए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अब काम में आ गए। तो जो 1,3 डाइफॉस्फो था ना, अब एक ही फॉस्फेट रह गया, क्योंकि एक फॉस्फेट समूह यहां से एडीपी में ले लिया और एटीपी बना दिया, तो अब सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रहेगा, क्योंकि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां काम आ गया। 2 मोल थे तो 2 मोल और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां काम में आ गए। अब क्या रहेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रहेगा। अब म्यूटेज एंजाइम काम करेगा, कौन सा एंजाइम काम करेगा, म्यूटेज। ये जो 3 नंबर पे फॉस्फेट समूह है ना, अब ये 2 नंबर पे चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दूसरे कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा लाइट चलेगा। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है सर, अब अगला स्टेप पढ़ते हैं। अब अगला स्टेप पढ़ते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहां से वाटर बाहर निकलेगा, H2 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, इनोलेज एंजाइम बनेगा, इनोलेज एंजाइम बनेगा और बनेगा पैप, 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट, 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट, 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट, 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट, 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट। ये 5वीं रिएक्शन थी, ये 6ठी रिएक्शन आ गई, ये 7वीं रिएक्शन आ गई, ये 8वीं रिएक्शन आ गई और ये आ गई 9वीं रिएक्शन। क्या बना, 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट, 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट, 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट। अब एक रिएक्शन रहेगी, अब 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये 3 फॉस्फो इनोल पायरुवेट 2 पायरुविक एसिड बनाएगा, 2 पायरुविक एसिड बनाएगा। यहां पे 2 एटीपी का सिंथेसिस होगा, 2 एटीपी का सिंथेसिस होगा, 2 एडीपी
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, और यहां पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम करेगा। पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। तो ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे इस पूरे प्रोसेस में। देखिए हम शुरू से पढ़ते हैं। ग्लूकोज पहली रिएक्शन में एटीपी टूटेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी बनाएगा। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस उल्टी नहीं करेगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा जहां कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। यहां आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा, आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में चेंज करेगा। यहां पे भी एक एटीपी यूज होगी। ये भी कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। पूरे प्रोसीजर में 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन है, 3 ऐसी रिएक्शन है जो वापस उल्टी नहीं जाएंगी। एक तो पहली अभिक्रिया, एक तीसरी अभिक्रिया और एक 10वीं अभिक्रिया। ये पायरुवेट काइनेज है, पायरुवेट काइनेज है, पायरुवेट काइनेज है। ये 3 रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल है। बाकी सारी रिवर्सिबल है। देखो बाकी सारी रिवर्सिबल है, 3 रिएक्शन इरिवर्सिबल है, पहली, तीसरी और 10वीं। अब यहां से बना फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 1 मोल। ये इसमें एल्डोज से रिएक्शन करके क्या बनाया? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसएल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसएल्डिहाइड को मैं ऊपर ले गया, 2 मोल बने थे। यहां NAD यूज हुआ और NADH बना क्योंकि 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन क्या आ गए? काम आ गए। 2H प्लस आयन क्या आ गए? काम आ गए। ठीक है, यहां 2H प्लस आयन यहां से बाहर निकल गए। H प्लस आयन निकलने से एल्डिहाइड किसमें बदल गया? ग्लिसरिक एसिड में बदल गया। एल्डिहाइड किसमें बदल गया? ग्लिसरिक एसिड में बदल गया। ठीक है, फिर ATP बना। तो जो 2 फॉस्फेट थे, एक पे भी फॉस्फेट था, 3 पे भी फॉस्फेट, अब सिर्फ 3 पे फॉस्फेट रह गया। फिर म्यूटेज ने सिर्फ उसको 2 फॉस्फेट में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर ये बन गया। यहां से जैसे वाटर निकला, ठीक है, जिसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन कौन सी होगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन हो गया। ये डिहाइड्रोजनेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का बाहर निकलना हाइड्रोजनेशन और वाटर का बाहर निकलना हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। वाटर बाहर निकल गया, इनोलेज एंजाइम ने काम किया, 3-फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दिया। 3-फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे पायरुवेट काइनेज ने क्या की? 2 एटीपी का सिंथेसिस बन गया और 2 पायरुविक एसिड बन गए। अब मैं बात करूं एनर्जी की, पहले एक एटीपी एनर्जी खर्च हुई, फिर एक एटीपी एनर्जी खर्च हुई, तो 2 एटीपी एनर्जी खर्च हुई। ठीक है, बना क्या? 2 NADH बने, 2 NADH बने, 2 ATP यहां बने, 2 ATP यहां बने, 4 ATP बने, 4 ATP बने। इस पूरे 10 रिएक्शंस में कहीं पे ना तो ऑक्सीजन है ना CO2 है, ना तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना CO2 बाहर निकल रही है। वैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, CO2 बाहर निकलती है। ऑक्सीजन क्या होती है? रिक्वायर होती है, और CO2 क्या होती है? सिंथेसिस होती है। पूरे कहीं नहीं। तो ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही काम करेगा, इसमें 2 ATP एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। और कितनी एनर्जी बनेगी? 2 NADH प्लस 4 ATP एनर्जी बनेगी, 2 NADH प्लस 4 ATP एनर्जी बनेगी। ठीक है, इसमें 10 रिएक्शन में नो एंजाइम काम करेंगे, 10 रिएक्शन में नो एंजाइम काम करेंगे। ठीक है, और 2 फॉस्फेट समूह अंदर लिए जाएंगे, 2 फॉस्फेट समूह अंदर लिए जाएंगे। ठीक है, तो
इस रिएक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं। मैं पूछूं कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2 एटीपी। एनर्जी गेन कितनी हुई? दो NADH प्लस 4 एटीपी, यही हुआ। हम जानते हैं कि एक NADH से 3 एटीपी बनती है। तो 1 से 3 तो 2 से गुना 3 प्लस 4 एटीपी, कितनी एनर्जी बनी? 10 एटीपी। खर्च कितनी हुई? 2 एटीपी खर्च हुई। टोटल गेन कितनी हुई? 10 एटीपी। तो नेट कितनी हुई? अगर नेट की बात की जाए, नेट की बात की जाए, नेट कितनी हुई? नेट एनर्जी, नेट एनर्जी की बात की जाए, 2 हुई खर्च, 10 बनी, तो 8 एटीपी एनर्जी का प्रॉफिट हो रहा है। 8 एनर्जी का क्या हुआ है? प्रॉफिट। 8 एनर्जी का क्या हुआ है? प्रॉफिट। इस ग्लाइकोलाइसिस हुआ कहां था? ये साइटोप्लाज्म में हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहां हुआ था? साइटोप्लाज्म में हुआ था। साइटोप्लाज्म में हुआ था। आठ एटीपी एनर्जी का प्रॉफिट हुआ है। आठ एटीपी एनर्जी का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 8 एटीपी एनर्जी का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 2 पायरुविक एसिड बने, 2 पायरुविक एसिड बने, 2 पायरुविक एसिड बने। ये रिएक्शन, ये जो अभी पाथवे पूरा पड़ा ग्लाइकोलाइसिस, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में पाया जाता है, वो हम लिख चुके हैं। इसमें पहली रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन और 10वीं रिएक्शन इरिवर्सिबल थी। कैसी थी? इरिवर्सिबल थी। इरिवर्सिबल थी। बाकी सारी रिएक्शन रिवर्सिबल थी। पहली रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन और 10वीं रिएक्शन कैसी थी? इरिवर्सिबल रिएक्शंस थी। और बात करें यहां पे जो छठी रिएक्शन थी, छठी रिएक्शन थी, वहां से हाइड्रोजन निकल रहे थे। हाइड्रोजन क्या हो रहे थे? बाहर निकल रहे थे। छठी रिएक्शन में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन बाहर निकल रहे थे। डी हाइड्रोजनेशन हो रहा था। डी हाइड्रोजनेशन हो रहा था। डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था। 9वीं रिएक्शन में वाटर बाहर निकल रहा था। 9वीं रिएक्शन में वाटर बाहर निकल रहा था। डिहाइड्रेशन हो रहा था। डिहाइड्रेशन हो रहा था। डिहाइड्रेशन हो रहा था। 9वीं रिएक्शन में क्या हुआ था? वाटर बाहर निकल रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था। ठीक है, ये इसकी एनर्जी आ गई। इसमें कोई CO2 फॉर्म नहीं हुई, CO2 का सिंथेसिस नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऑक्सीजन यूज नहीं हुई, यूज नहीं हुई। 8 एटीपी का फुल प्रॉफिट हुआ। ये था ग्लाइकोलाइसिस और ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में शॉर्ट्स में डालूंगा। थैंक यू।